हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। आज हम लेट्स बीट द नीट का डे 11 देखने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि द नंबर ऑफ क्रोमोजोम and amount of DNA in maize root tip cell in G1 phase of cell cycle is 20 and 20 gram respectively. What will be the number of chromosome and amount of DNA in beginning the G2 phase? देखिए सबसे पहले G1 होगा, उसके बाद में S होगा, देन G2 होगा और S में DNA जो का अमाउंट है वो डबल होता है। DNA डबल हो जाता है, जबकि अगर हम बात करें क्रोमोसोम के बारे में तो क्रोमोसोम सेम ही रह जाता है। तो हमको क्वेश्चन बोला अमाउंट ऑफ डीएनए, पहले कितना था 20, बाद में कितना हो जाएगा 40 और इसके बारे में बोला 20, तो ये बाद में भी कितना रह जाएगा 20 ही रह जाएगा, है ना। तो 20 40 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 और 40 ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ, इसमें बोला विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि इसमें से कौन सा फैक्टर है जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये तो रिस्पॉन्सिबल है, लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रिस्पॉन्सिबल है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नहीं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है ना। तो कौन सा आंसर कौन हो जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे पास आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला यहाँ पे लगे द गिवन डायग्राम रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। सबसे पहले इसको इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है कि सर ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है ऐसा नहीं, ये सिस्टम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब भी सिस्टम मूव करे तो एक्सेलरेशन निकालना, और एक्सेलरेशन निकालना हम पहले बताए हुए नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर, इधर लग रहा है 60 और इधर लग रहा है 30, है ना। तो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 60 माइनस 30 यानी कि 30 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 9, है ना। अगर हम इसको काटे तो 10 तिहाई 30 और इधर हो जाएगा 3 3 तिहाई 9, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 10/3 आ गया, अप्रोक्सीमेट 3.3, है ना, अप्रोक्सीमेट 3.3 आ गया एक्सेलरेशन मेरा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, किसी भी दोनों में से किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो हम इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो mg नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है। और आगे देखिए अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसा करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, F इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट ज्यादा फोर्स नीचे है यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, मतलब नीचे वाला ज्यादा होगा, माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इसको उधर लेकर के जाते हैं तो माइनस का टी, है ना, माइनस का टी, माइनस का टी इज इक्वल टू एम ए और ये उधर चला जाएगा एम जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का टी इज इक्वल टू एम को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ए माइनस जी हो जाएगा, माइनस का टी इज इक्वल टू एम 6 के जी, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना उसी का मास यहाँ पे लेना होता है ना। तो ये हो गया, और ए के जगह पर 3.3 रख सकते हैं और इसके जगह पर 10 रखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 7 आएगा। तो माइनस का टी इज इक्वल टू 6 इंटू 6.7, है ना। तो 6×6 = 36, तो माइनस का टी इज इक्वल टू माइनस के 36, ये कट गया तो टेंशन अप्रोक्सीमेट 36 के आसपास आएगा और 36 के आसपास ऑप्शन नंबर सेकेंड, है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट लेकर के क्वेश्चन किए हैं तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। चल अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इसमें क्या है, ए बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टाइम t is taken to fall first 1/4 of the height and t2 time taken to fall last t/4 of the height, then t2 upon t1 is equal to। ये क्वेश्चन ऐसे हम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मान करके चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल सा हमको तरीका बताते हैं आपको। इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे और बोले ये देखिए
तो हम एक काम करते हैं, एक पार्ट ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और ये हो गया चौथा पार्ट। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 1/4 पार्ट है इसमें गिरने में T1 लगता है, और ये जो लास्ट पार्ट है यानी कि ये भी 1/4 है और ये 1/4 है और इसमें टाइम T2 लगता है, और इसी का रेशियो हमको निकालना है। तो हम बोले कि एक काम करते हैं, यहाँ से हम ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में, मतलब ड्रॉप किए हुए हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो T1 इज इक्वल टू √2h/g। तो T1 इज इक्वल टू 2 के जगह पर 2 रहने देते हैं, g के जगह पर g, और h के जगह पर h/4 दे देंगे, क्योंकि टोटल हाइट h है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमारे पास T2 आ गया, उसके बाद में अगर हम बात करें मान लीजिए T1 का, है ना, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा, T2 इज इक्वल टू √, देखिए हमको सिर्फ ये वाला टाइम निकालना है, तो हम क्या करें, टोटल हाइट माइनस, अगर ये वाला कर ले, टोटल गिरने में कितना टाइम लगा और इतना गिरने में कितना टाइम लगा, ये दोनों टाइम निकाल करके टोटल में से अगर हम ये माइनस कर लेते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2/g इंटू 4 इंटू h/4, यानी कि टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3 और 1 4। तो हमको एक पार्ट का पता है तो मुझको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस, अब ये टोटल हो गया और 3 पार्ट का हमको निकालना है, तो √2/g इंटू 3 इंटू h/4। अब एक काम करते हैं, T2 इज इक्वल टू, इसमें से सिर्फ इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसमें से इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और अंदर में हमारे पास क्या बच गया, 2/g, यानी कि ऊपर बचा √2h और नीचे में बच गया 4g, है ना, इसमें से भी इसमें से, है ना, तो हमारे पास ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, T2/T1 करना था, तो T1 इज इक्वल टू कितना है, अगर इसको देखा जाए तो 1 इंटू 2h/4g, और ये 2h/4g से 2h/4g कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास T2/T1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3/1 आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या कोई ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर 4 मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की क्वालिटी में हम इसको रख सकते हैं, एक बार जरूर से आप इसको ट्राई कीजिएगा दोबारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, when a car is stopped by applying the brake, it stop after traveling a distance 100 meter. If speed of car is half and same retardation acceleration is applied, then stop after traveling distance of। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमको आता है तो हम कैसे बना सकते हैं, एक बार देखिए, यहाँ पर होता है एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस का, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s बराबर u² अपॉन 2a, इसी के हिसाब से करेंगे। तो पहला इक्वेशन के हिसाब से हमको s बराबर दिया हुआ है u² अपॉन 2a और s दिया हुआ है कितना 100, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर सेकेंड कितना हो जाएगा, एक बार देखिएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में s हमको निकालना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड को आधा कर दिया गया, तो u²/4 हो जाएगा, मतलब u/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा u²/4, तो u²/4 और 2a की जगह पर 2 है, तो u² से u² कट गया, 2a से 2a कट गया, ऊपर है 100 डिवाइड बाय s1 इज, मतलब s' इज इक्वल टू, ऊपर बचा हुआ है 1, नीचे बचा हुआ है 1/4, तो यहाँ से s डैश जो निकल करके आ गया वो 25 मीटर आ गया, और ये भी क्वेश्चन हम अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मैच द कॉलम, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। पॉरीफेरा,
तो पॉरीफेरा के लिए क्या हो जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री नहीं, मोस्टली एसिमेट्रिकल। हाँ, तो पॉरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिकल होता है। उसके बाद में सिलेंट्रेटा, ये होता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और एसिलोमेट है, तो इसके साथ हो जाएगा ये। प्लेटीहेलमिन्थिस बायलेटरल सिमेट्री होगा, लेकिन इसमें अभी तक सिलोमेट नहीं आया था, तो ये भी एसिलोमेट के कैटेगरी में जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री एसिलोमेट, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ मैच होगा। और एसके हेलमिन्थिस जो है वो स्यूडोसिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री और स्यूडोसिलोमेट। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा है, द मेन फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मतलब केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करने के लिए कौन होता है, तो इसके लिए कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, कंपाउंड एपिथेलियम। चलिए, आइडेंटिफाई द प्रोटीन दैट एक्ट ऑफ द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस मतलब कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, हाँ ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कोलिजन, यस वेरी गुड, है ना, क्योंकि कोलिजन आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज मेटाजेनेसिस। सबसे पहले तो आपको यही बात याद रखना चाहिए, है ना, आपको तो यही बात याद रखना चाहिए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, है ना। इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म द्वारा ये शो किया जाता है, तो ये होता है ओवेलिया, है ना, ओवेलिया के द्वारा ये बहुत अच्छे से शो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। Which of the following is not required for the reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase? NAD प्लस का जरूरत है, Mg का भी प्लस जरूरत है, को एंजाइम का जरूरत है, जबकि NAD नहीं, इसका जरूरत नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यहाँ बोला कि द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, बेसल बल्ज पार्ट क्या होता है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं, कहाँ है ओवेरी, है तो, चलिए। The antihenum species genotype for pink color flower will be, देखो एंटीहेनम जो है ना वो होता है क्या, जैसे कि कोडोमिनेंसी होता है और एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो एंटीहेनम जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जांपल है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या होता है कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आता है तब उस कंडीशन में ना तो रेड हो पाता है और ना ही व्हाइट, दोनों के बीच का यानी कि पिंक आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये कौन से कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, और हमसे क्वेश्चन में वही पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन में साइनोबैक्टीरिया क्या है, हेटेरोट्रॉपिक नहीं, गलत बात। द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, सही बात है, ऑर्गेनिक मैटर को ये सॉइल में ऐड करता है नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। सर्व एज द इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोलर एजेंट इन द पैडी फील्ड, नहीं, बायो कंट्रोलर एजेंट इसका काम नहीं है, रिड्यूस नहीं, इनहांस होना चाहिए था, यानी कि तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए। साइनोबैक्टीरिया फिर से छप गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। चैल्कोजन, चैल्कोजन ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं, हेलोजन ग्रुप नंबर 17 को कहते हैं, इनर्ट गैस 18 को कहते हैं, एल्कली मेटल फर्स्ट को कहते हैं, है ना। तो अब 16 का क्या होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि ये हो जाएगा। हेलोजन किसको कहते हैं, फिर कल बाहर आई, बाहर आई आंटी। इनर्ट गैस में हो जाएगा हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेंडॉन, तो यानी कि ये हो जाएगा क्रिप्टन। और अल्कली मेटल हो जाएगा हेलेना करे रब से फरियाद, तो ये वाला ठीक तो है। चलिए, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अब बोल रहा है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। चलिए चेक करते हैं, ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड ऐसा, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। उसके बाद में XeF2 इज नॉन पोलर, चलिए देखते हैं, Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो है वो दो फ्लोरीन से पहले, सबसे पहले इधर की तरफ में हो गया लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, उसके बाद में इधर फ्लोरीन,
और इधर फ्लोरीन। ये लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, पोलैरिटी खत्म हो गया और ये F एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ये पोलैरिटी खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, मतलब ये नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज प्रोपीन। पहले इसको बना करके देखते हैं प्रोपीन आखिर होता क्या है। तो प्रोपीन मतलब 3 कार्बन पहले ड्रॉ करो, 1 2 और 3, और ENE है मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड बना दीजिए क्योंकि नंबर तो गिवन नहीं, ठीक है। अब बचा हुआ जो भी है उसको हाइड्रोजन से क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। जैसे कि देखो 1 1 2 3 और ये रहा 4, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना के रखा है, 2 3 और ये रहा 4। अब काउंट कर लीजिए तो इसमें सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा है 8 और पाई कितना है 1। सिग्मा है 8, पाई कितना है 1। हम आपको एक बात बता देते हैं, जब कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख जाए, इसमें से अगर हम बात करें सिग्मा के बारे में, है ना, और अगर हम बात करें पाई के बारे में, तो हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ एक सिग्मा होता है, चाहे बॉन्ड डबल हो ट्रिपल हो सिंगल हो, सिग्मा सिर्फ एक होगा, सिग्मा एक होगा। बचा हुआ जो बच गया वो पाई। तो इसमें कितना बचा, 2, तो 2 पाई हो गया। इसमें कितना बचा, 1, तो 1 पाई हो गया। और इसमें कितना हो गया, नहीं बचा तो 0 पाई हो गया। मतलब कभी भी कार्बन और कार्बन के बॉन्ड या फिर कोई भी डबल ट्रिपल चौबल जो भी बॉन्ड है, ऐसे तो ट्रिपल बॉन्ड तक होता है, कभी भी अगर आपको ये बॉन्ड दिख जाए ट्रिपल डबल और सिंगल, है ना, इस तरह से अगर कभी बॉन्ड दिख जाता है ना, इस तरह से कभी आपको अगर बॉन्ड दिख जाता है तो इसमें से सिर्फ एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, मात्र एक, और जो बच गया वो सब के सब पाई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला, वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज इज डिहाइड्रोलाइसिस। माल्टोज जब भी डिहाइड्रोलाइसिस होता है तो ये ग्लूकोज बनाता है ना, तो ये 2 ग्लूकोज में टूट जाता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन में, द गेज प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बिलो द कॉलम ऑफ वाटर ओपन टू अर्थ एटमॉस्फेयर एट डेप्थ 20 मीटर, है ना। ऐसे तो हम इसका क्वेश्चन बताते हैं, जब भी हम केवल प्रेशर पूछता है तो रो जी एच के बराबर होता है। अब यहाँ पे रो जी एच का जब आप वैल्यू पुट करेंगे तब आपके पास जो आंसर निकल करके आएगा वो 2 ATM आएगा। सर आप ऐसे इतना जल्दी कैसे बता दिए, तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर हम 10 मीटर वाटर के सरफेस से डेप्थ में जाते हैं, है ना, वाटर के सरफेस से अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो 1 ATM प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, 1 ATM प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। यही बात अगर हम मरकरी के लिए करें, 1 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर में जाएंगे तब 1 ATM प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर उतना ऊपर आएंगे तो मतलब सरफेस के तरफ आएंगे तो डिक्रीज होगा, वो तो देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 76 सेंटीमीटर मरकरी अगर होगा, 76 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ मरकरी, तो इसमें क्या होगा, 76 सेंटीमीटर डेप्थ जाने पर ही 1 ATM का इंक्रीज हो जाएगा, 1 ATM इंक्रीज, है ना, 1 ATM का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में कितना था, 20 मीटर था, तो सीधा कितना हो जाएगा 2 ATM, 10 के लिए 1 ATM, तो 20 के लिए 2 ATM, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 charges of magnitude is 1 microcoulomb are placed at the vertex of an equilateral triangle, side 10 centimeter, the electric potential of the center। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे चार्ज रखा हुआ है इक्वल, और इसके सेंटर पे हमसे पूछा है, यानी कि हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालेंगे सर, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना, और ये आर हमको चाहिए। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ठीक है।
तो ये r इज इक्वल टू इस 5 सेंटीमीटर का कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक सेकेंड बस। हाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इधर का ये कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक, इसका कंपोनेंट हम इस साइड में ले रहे हैं, तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इस r का कंपोनेंट ऐसे लेते हैं, जाइए, तो r cos 30 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन cos 30 हो जाएगा। अब यहां से r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और cos 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो r हमारे पास 10 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और q की जगह पर रख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम है, यानी कि 10 के पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई r कितना आ गया, 10 गुना 10 के पावर माइनस का 2 माइनस का 2 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट 3, और ये टोटल 3 चार्ज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 तिरका 27 गुना अंडर रूट 3, और ये कट जाएगा कितना बार में, 10 के पावर 3 बचेगा, और ये जाएगा तो 3 2 5 और 1 यानी कि 4, टोटल मिला के 10 के पावर माइनस 10 के पावर प्लस का 4, तो 27 अंडर रूट 3 10 के पावर प्लस का 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। यही क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये वाला जो लेंथ निकालना था और ये लेंथ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत आसान सा चीज था। इसका एक कंपोनेंट हम एंगल की तरफ ले लिए जो कि 5 के बराबर था, तो r cos थीटा इक्वल टू 5, बस हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, आंसर आया। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। स्टील रिंग ऑफ रेडियस r है, जिसका क्रॉस सेक्शन हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया a दे रखा है, इज फिटेड टू वुडन डिस्क ऑफ रेडियस r, मतलब कि एक स्टील है जिसको वुडन में फिट करना है, तो हमसे पूछ रहा है कि मतलब कि द फोर्स विच स्टील रिंग इज एक्सपेक्टेड, मतलब कि स्टील रिंग पे फोर्स कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं सर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि गामा इनटू स्ट्रेन बोल सकते हैं, बोले हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, गामा के जगह पर गामा रख देते हैं और इसके जगह पर डेल्टा एल अपॉन एल रख देते हैं। अब इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा, और जो चेंज इन लेंथ है वो बड़ा के वजह से, मतलब कि दो है ना ये, और उसमें हमको फिट करना है स्टील वाला को, तो पहले क्या था ये, मतलब काठ वाला, जिसका हो जाएगा ये टोटल लेंथ कितना होता है ये वाला, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हो जाता है ना, तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इनिशियली तो इतना ही है। अब यहाँ से फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा इंटू 2 पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, तो ये r माइनस आर अपॉन आर डिवाइड बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब फोर्स हमारे पास कितना आ गया, a इंटू गामा इंटू आर माइनस आर अपॉन छोटा वाला r, है ना, और ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, r माइनस आर अपॉन आर, हाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी ऑफ ए एंड बी इज आर, टेकिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए इज, if the gravitational force allow the inverse fourth power law, then what will be the acceleration of body a, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से बॉडी मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको कुछ दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको कुछ दे रखा है आर, तो पहले फोर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी एम ए इंटू
mb अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन में खुद बोला है कि पहले इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो कर रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है, तो मास ऑफ ए से डिवाइड कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एक्सेलरेशन ए का ही दे रखा, तो उसी के मास से डिवाइड करेंगे, तो मास से मास कट जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए इतना आ जाएगा। अब बाद में बोल रहा है कि जो फोर्स है वो जी एम ए इंटू एम बी अपॉन आर के पावर 4 हो गया। आर के पावर कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और पहला इक्वेशन के हिसाब से इसका है ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू इस पूरे के जगह पर ए अपॉन आर स्क्वायर आप डाल सकते हो, तो कौन सा आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको उलझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है, अगला क्वेश्चन है क्या, नहीं अगला क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बाय।